सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की क्लास में हम बहुत ही खास कुछ करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो पेपर में आती रही है, आती रहेंगी और आती अब तक भी आपने देखा होगा। आप अपना कोई मॉडल पेपर देखें या प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, इतना बार आया है ये डेरिवेशन जो आज होगा जिसका कोई लिमिट ना हो। तो आज के टॉपिक में आप बच्चों सभी के सभी हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? विद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में, कहाँ भैया? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। देखो बच्चों, मेरा पढ़ाने का जो मामला है, तरीका है, जो पैटर्न है, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे टीचर से मैच नहीं करता। उसका एक अपना कारण है। मैं ऐसे शुरू नहीं करूँगा कि फलाना होता, ढिमकाना होता, देखो बच्चों ख़त्म हो गया ताली बजा दो, ऐसा नहीं है। इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको पहले उन चीज़ों पर डिस्कस करके दिखाऊंगा। ठीक? इससे क्या होता है, आपके अंदर एक रीजनिंग पावर आती है। आप जज कर पाएंगे कि कब हमें क्या स्टेप लेना है। मतलब कल हम अक्षीय करके आए थे, आज निरक्षीय कर रहे हैं, फर्क क्या है? और जब दोनों को अटेम्प्ट करना है तो क्या हमारे प्लान्स में चेंजेस आएंगे, हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर मान के चलो रटाने वाली बात हो तो 1 मिनट में डेरिवेशन ख़त्म करके आप रटो, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन उससे एक नुकसान हो जाएगा कि वो चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी। जब कोई नया कॉन्सेप्ट छेड़ेगा तो आप पाएंगे कि कुछ भी आपको फिर से समझ में नहीं आएगा। आज भी मैं कुछ वेक्टर के यानी सदिशों के गुण या नियम आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़े थोड़े से जो काम के हैं। कुछ वेक्टर के जो नियम हैं मैंने कूलाम के नियम का सदिश रूप जब सिखाया था तब करा दिए थे। आज जो यूज होंगे वो कराऊंगा। इसके बिना ना तो ये डेरिवेशन होगा, ना आने वाले क्लासेस में जो डेरिवेशन होंगे आपको वो भी नहीं आएंगे। तो बहुत ही आवश्यक है कि पहले आप जो मैं बताने वाला हूं आप उनको सीखें। मैं एक सदिश राशि ले लेता हूं भैया। क्या ले लेता हूं? सदिश राशि। सदिश राशि के रूप में मैंने लिया बल। मैंने लिया बल। इसको देखो, आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर। एक पहले यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर। ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है। और यदि आपको ये नहीं आते जो मैं बताने वाला हूँ तो आपका मामला खराब है। बहुत जल्दी आप पाएंगे कि चीज़ें फिर आप पे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं थोप रहा हूँ। और मैं आपको बस एक अश्योरिटी देना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी मैं एक भी शब्द आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। आपका मन, आपकी आत्मा स्वयं आपसे कहेगी हाँ ठीक कह रहे हैं सर, और आपको जब ही लिखना है। थोपने वाली बातें मैं करता ही नहीं। क्या मुझे शुरू करना चाहिए कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? चलिए बच्चों, मान के चलते आप एक खिलौना लाए। बचपन में आपने गाड़ी जो लाते थे ना, ट्रक, कार, छोटे बच्चे जो चलाते थे, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आपने एक यहाँ रस्सी बांधी और यहाँ से आपने खींचना चालू कर दिया। यानी कि आपने बल लगाया इस दिशा में। आप खड़े हैं और आपके देखो एक्सप्रेशन भी आपको दिख जाएंगे। ये लो, लड्डू जैसी शक्ल हो रही है आपकी। आपको गाड़ी मिल गई है, मेला से गाड़ी खरीद के लाए हैं। अब आपने इसको खींचना चालू किया। आपने खींचना क्या कर दिया भैया? चालू कर दिया। खींचना चालू कर दिया तो मैं आपको एक टास्क दूंगा कि भैया एक काम करो, इसको थोड़ा सा जोर से खींचो। जैसे ही आप जोर से खींचेंगे आप पाएंगे कि ऐसे कर हवा से में भी उड़ना स्टार्ट कर देगी।
और यदि मैं कहूँगा स्लो खींचो और थोड़ा सा इस धागे को नीचे की दिशा में रखो, तब आप पाएंगे कि ये सीधी सीधी चलती रहेगी। यानी कि आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में आपने क्या पाया। देखो प्यारे बच्चों, आपने ये पाया कि इस गाड़ी को यदि आप चाहें तो हवा में उड़ा सकते हैं, चाहें तो ज़मीन में चला सकते हैं। आप इस दिशा में भी गाड़ी को मूव करा सकते हैं और इस दिशा में भी मूव करा सकते हैं। फोटो थोड़ा गंदा बन गया और अब मैं फोटो गंदा बनाऊंगा नहीं, मैंने कसम खाई है। फोटो शुद्ध करने की तरकीब मैं सीख चुका हूँ प्यारे बच्चों। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैसे हम फोटो को खूबसूरत बनाते हैं। देखो, आपने गाड़ी ऐसे खींची थी रस्सी से, मानते हो? आप कहेंगे हाँ जी। मैंने कहा आप दोनों अक्षों में इसको ले जा सकते हैं। किस तरह से? यदि आपने इस दिशा में खींचा तो गाड़ी ऐसे सीधी सीधी चलती रहेगी, इस दिशा में खींचा तो गाड़ी ऊपर भी हवा में भी आप उड़ा सकते हैं। आप कहाँ हैं भैया, आपको भी दिखा दूं क्या? तो आप ये रहे, ये रहे आप, यहां से आप इसको खींचना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो बल लग रहा है, ये मान के चलो बल लग रहा था 5 न्यूटन का, या फिर चलो 15 न्यूटन का मान ले, चलो 10 का मान लेते हैं। 10 न्यूटन का आपने बल लगाया, तो ये बल जो लग रहा है ना, 2 दिशाओं में लग रहा है। एक सदिश 2 दिशाओं में एक साथ कार्य कर रही है। यदि एक सदिश 2 दिशाओं में एक साथ कार्य करेगा तो बेटा प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, दिमाग में फिट कर लेना। यदि फिट नहीं कर पाए तो फिजिक्स आपको ऐसा खिलवाड़ करके दिखाएगी कि पूरे पेपर में कुछ समझ नहीं आएगा। आप यदि, क्या मैंने बोला कि यदि कोई सदिश 2 दिशाओं में एक साथ कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये एक कौन सा अक्ष मान सकते हैं? इसको एक्स अक्ष मान सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। आप दूसरे एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? आपने एक बंदूक ली, ये लो भैया, ये रही बंदूक। बंदूक को थोड़ा ऐसे कर दिया तो जो गोली जाएगी वो क्षैतिज भी चलेगी और ऊर्ध्वाधर भी चलेगी कि नहीं चलेगी? यानी कि 2 दिशाओं में हो गई। यानी कि जो वेग है वो 2 दिशाओं में हो गया। यहाँ बल जो है 2 दिशाओं में हो गया। एक्स अक्ष की दिशा में भी लग रहा है, साथ ही साथ वाई अक्ष की दिशा में भी लग रहा है। ये 10 न्यूटन का ही बल है, लेकिन दोनों दिशाओं में एक साथ लग रहा है। क्या मैं इस बात को समझा पाया? कैसे 2 दिशाओं में लग रहा है सर? अरे मेरे प्यारे भाई, आप यदि धागे को तेज खींचेंगे ना तो गाड़ी उड़ जाएगी। धीरे चलाएंगे तो इधर चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी एक्स अक्ष में। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स 2 जगह खर्च हो रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरा उदाहरण मैंने क्या बताया? बंदूक कैसे लेनी है? लेनी नहीं बंदूक, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कहीं पता चले कल को बंदूक लेके घूमो। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे, ऊर्ध्वाधर करेंगे, इस प्रकार से देखो। तो जो गोली निकलेगी वो क्या होगी? क्या वो ऊपर जाएगी? हाँ जी ऊपर भी जाएगी। क्या वो क्षैतिज दिशा में जाएगी? दोनों में जाएगी। क्या आप उस बात को भी समझ पाए? हाँ जी। मतलब यदि गोली को आप छोड़ेंगे तो गोली ऐसे करके जाएगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे करके एक्स अक्ष में भी चलेगी और वाई अक्ष में भी चलेगी। यानी जो मैं बताने वाला हूं आपने डेली लाइफ में तो वो देख लिया, फिर इसका हम करेंगे क्या? तो मैं एक बात लिखने वाला हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो 10 न्यूटन है इसका कुछ हिस्सा एक्स अक्ष में है, कुछ हिस्सा वाई अक्ष में है। तो सवाल है कितना हिस्सा कहाँ है? जहां कोण टच करे, क्या करे भैया? जहां कोण टच करे वहां पर आप उस सदिश का कॉस थीटा ले लेंगे। यानी यहाँ पर बल लग रहा है 10 न्यूटन का, तो आप यहाँ पे पता क्या लिखेंगे? 10 कॉस थीटा। यानी कि एक्स अक्ष में जो बल लगेगा 10 कॉस थीटा लगेगा। जहां एंगल टच नहीं कर रहा हो वहां पे भैया बल लगेगा 10
का साइन थीटा। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए थीटा 30 है। थीटा कितना है? 30। तो प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे एक्स अक्ष में कितना बल लग रहा है? तो 10 cos 30 और cos 30 का मान √3/2 होता है, तो यानी कि 10 √3/2 और ये 5 बार कटा, यानी कि 5√3 बल 5 √3 न्यूटन का बल एक्स अक्ष में लग रहा है। तो यानी कि वाई में कितना लग रहा होगा भैया? 10 और साइन 30, और साइन 30 का मान कितना हो गया बताओ बेटा? 1/2, यानी कि 5 न्यूटन का बल उस समय वाई अक्ष में भी लग रहा है। ये 10 न्यूटन का जो बल है टूट गया कि आप 5 √3 न्यूटन से एक्स अक्ष में खींच रहे हैं और 5 न्यूटन से वाई अक्ष में खींच रहे हैं। ये कैसे करते हैं कॉस साइन? भैया इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा एक आप ट्राइंगल बना लो, आराम से समझ जाओगे। अगर मान के चलो ये कोई सदिश ए है, यहाँ थीटा बनना है, तो मुझे बताइए इसको ओ एक्स पी बना लेता हूँ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ओ एक्स पी में यदि मैं कॉस थीटा निकालूं तो आप कहेंगे कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है यहाँ पे? ओ एक्स है, कर्ण कितना है? ए वेक्टर है। तो यहाँ से ओ एक्स कितना आया? तो आप कहेंगे ए कॉस थीटा आया। और भैया मैं क्या कह रहा था आपसे 1 घंटे से कि इसका कोसाइन थीटा, सदिश का कोसाइन थीटा होता है ये वाला जहाँ एंगल टच कर जाए। इसी तरह आप साइन थीटा निकाल पाएंगे। तो आप साइन थीटा क्या जानते हैं किसी भी त्रिभुज में? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ओपी। कर्ण कितना है जरा बताइए? तो ए वेक्टर, यानी कि ओपी का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे ए साइन थीटा। वही चीज मैंने वहां लिखी है। लेकिन भैया एक बात समझ लीजिए, अब कभी सदिश का मामला यूज हो रहा होगा तो मैं वहां पे त्रिभुज बना के आपको साइन कॉस निकालूंगा तो मेरा तो पूरा समय उसी में निकल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि जहां भी कोण टच करे वो उस सदिश का कॉस थीटा, और जहां ना टच करे वो उसका साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप हजम कर पाए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब देखते हैं एक वस्तु पर 2 बल का कंसेप्ट। बल से उठा लेंगे सारा मामला। एक वस्तु पर 2 बल। एक वस्तु पर 2 बल। यहां पे भैया आपने क्या काम किया? एक गाड़ी ली, ये लो जी गाड़ी बना दी मैंने, आपकी थार बना दी। इसके पहिए यहां होंगे। आपके भाई ने क्या काम किया? आपके भाई ने यहां से रस्सी बांधी इस तरफ, आपने रस्सी बांधी इस तरफ, और आपने क्या काम किया? दोनों भाइयों ने 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। 10 न्यूटन और यहाँ भी 10 न्यूटन एक साथ आपने खींचना शुरू किया। आप इमेजिनेशन करके देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, बताइए गाड़ी तुम्हारी तरफ जाएगी या तुम्हारे भाई की तरफ? ये आपका भाई है, योर ब्रो, ये आप हैं। तो बताइए बच्चों गाड़ी किस तरफ जाएगी? आपकी तरफ या आपके भाई की तरफ? कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई की तरफ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे मेरी तरफ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बात कुछ और है। बात भैया कुछ और है। आप घर में एक खिलौना बांध के देख लेना, गाड़ी भागेगा इधर, इन दोनों के बीच में। यानी कि इस 10 न्यूटन और इस 10 न्यूटन का परिणाम ही इसके बीच से निकलेगा ऐसे करके, यानी गाड़ी निकलेगी इस तरह से। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया? देखो भैया, मान लो आपका 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा था। अब मैं चित्र बनाऊंगा खूबसूरत वाला, ठीक है भैया? खूबसूरत वाला चित्र बनाएंगे जब भी तो मजा आएगा। लिए लो भैया चित्र बनाते हैं। आपने बल लगाया इस तरफ, लो जी, आपके भाई हैं, काले रंग से प्रदर्शित कर दिया मैंने, ये लो।
आपके भाई ने बल लगाया इस तरफ, ठीक, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपने इस तरफ, आपके भाई ने इस तरफ लगाया, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। वही खिलौना है, कोई नई बात नहीं है। अब की बार मान लो इस तरफ खींच रहे, यही चित्र ऐसे करके पलट के रख दिया, ऐसे करके, है ना। अब देखो होगा क्या प्यारे बच्चों, आपने कितने का बल लगाया? मान लो 10 न्यूटन का, भाई ने कितना लगाया? 10 न्यूटन का। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, इसको इसके वियोजकों में तोड़ देंगे, कंपोनेंट में तोड़ देंगे, इसके घटकों में तोड़ देंगे। सर ये घटक क्या आ गया? अरे भैया 1 मिनट पहले बात बताई थी, यदि किसी वेक्टर का प्रभाव दोनों अक्षों में हो तो उसको उसके अक्षों कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। कैसे कंपोनेंट जी? अरे अभी कॉस साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा से अभी मैंने दिखाया था, वही काम आप यहाँ कर लें। लाल के लिए लाल लेंगे और काले के लिए काला लेंगे। मैंने इसके क्या काम किया, कंपोनेंट में तोड़ना शुरू कर दिया। किस तरह से कंपोनेंट में तोड़ूंगा देखो, मजा आ जाएगा। एक ऐसे लाइन बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई, ठीक। ये लाल रंग का जो बल था 10 न्यूटन का, यानी कि आपका मैंने 2 अक्षों में तोड़ा है, ठीक। यहां पर यदि कोण में मान लूं थीटा, तो आप मुझे प्यारे बच्चों बता दीजिए ये क्या हो गया। आपको चीख के बोलना है अपने मन में कि सर ये हो गया 10 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोण टच कर रहा है। तो ऊपर वाला क्या हो गया भैया, ये हो गया 10 sin थीटा। काले वाले की बारी आ गई, इसको भी इसके घटकों में तोड़ दें क्या? तो जवाब होना चाहिए तोड़ दो, इसको क्यों छोड़ते हो। एक इसका वेक्टर इस तरफ बना दीजिए, इसका वियोजन यहां हमने इस तरफ कर दिया। एक भैया कॉमन रहेगा, यही 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 यही, क्योंकि अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होगा। मतलब इस नीचे वाले 10 का भी कॉस थीटा इस दिशा में होगा, इस दिशा में, जबकि साइन थीटा यानी कि काले का 10 साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 10 साइन थीटा ऊपर वाला और 10 साइन थीटा नीचे वाला क्या कह रहा है? गाड़ी यहां रखी है आपकी, 10 साइन थीटा कह रहा है मैं इधर खींचूंगा और 10 साइन थीटा ये कह रहा है मैं इधर खींचूंगा। क्या ये दोनों बल अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए? आप कहेंगे हाँ। क्या ये बराबर होंगे? आप कहेंगे थीटा बराबर है 10 भी बराबर है, तो हाँ ये बराबर और विपरीत हो गए, यानी कि ये काट के मरेंगे, इनका प्रभाव नहीं होगा, गाड़ी इनके वजह से हिलेगी भी नहीं। अरे भैया इसको आपने डेली लाइफ में खूब देखा होगा। ये पेन लीजिए, एक पेन को मैंने क्या काम किया, इस तरफ से पकड़ा, आप अपने भाई को पकड़ा लें और दोनों बराबर बल से खींचे, तो गाड़ी या बल या कह दे पेन किधर जाएगा, तुम्हारी तरफ या तुम्हारे भाई की तरफ। तो आप कहेंगे यदि बराबर बल से खींच रहे हो तो पेन नहीं हिलेगा, वही बीच में टिक जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं? यदि वो टिक जाएगा तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि 10 साइन थीटा कह रहा है ऊपर चलो, जबकि 10 साइन थीटा कह रहा है नीचे चलो। इस सूरत में क्या होगा बच्चों, गाड़ी 10 साइन थीटा के प्रभाव को फील नहीं करेगी। तो प्रभाव किसका हुआ? आप कहेंगे 10 cos थीटा का। चलो थीटा को मैं 60 मान लूं, क्या पूरा वैल्यू ही निकाल के दिखा दूंगा। दोनों की cos थीटा कह रहे हैं हम एक दिशा में हैं, यदि एक दिशा में है तो कुल बल हो गया 10 cos 60, क्योंकि मैंने अब की बार 60 मान लिया है, प्लस 10 cos 60। cos 60 कहेंगे, cos sin थीटा कहेंगे, हम गाड़ी को इधर खींचेंगे और यही कारण है कि गाड़ी ऐसे करके बीच से निकलेगी। बल लग रहा था इधर इधर, गाड़ी निकली इधर, क्योंकि sin थीटा कट के मर गए। cos थीटा कह रहे हैं हम खींचेंगे दोनों मिला के, हमने कहा 10 cos 60 10 cos 60 कितने हो गए? 20 cos 60। cos 60 का मान 1/2 होता है, यानी कि 10। भैया 10 आ गया। अरे 10 आ गया कि नहीं आ गया?
यानी कि गाड़ी देखो बल लग रहा है यहाँ पे, एक 10 से लगा रहा है, ये भी 10 से लगा रहा है। तुम तो सोचोगे 10 और 10 20, गाड़ी 20 से चलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, गाड़ी या बल सदिश जो होते हैं उनको आप डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते, उनके लिए ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। 10-10 लगने के बावजूद भी गाड़ी 10 से लगेगी, क्योंकि पता क्या हो गया, ये 10 साइन थीटा और 10 साइन थीटा तो कट के क्या हो गए, खत्म हो गए। बस इतना ही मुझे इसमें सिखाना था, और इसके बाद हम डेरिवेशन को शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। मैं देखो कितने तेजी के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, आप कहीं मजा आ गया। जो हेडिंग थी हमारी वो ऐसी की तैसी रहेगी, उसमें कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं सुंदर सा। सुंदर सा बनाने का मतलब हो गया हमें कलाकारी करनी पड़ेगी। ये लो भैया, ये रहा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या बना दिया हमने, ए बी बना दिया, कोई परेशानी नहीं। बिंदु निरक्षीय चाहिए, तो निरक्षीय का मतलब क्या होता है अभी बताने वाले हैं। ये लो, इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे, एक इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे, ये लो। और उसके बाद में हम अब सीधे पेन का रुख कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, मान लो ए बी, यहाँ माइनस क्यू रखा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ प्लस क्यू भी होना चाहिए। बीच की दूरी को हम कितना मानते हैं प्यारे भाइयों, तो आप कहेंगे सर हम मानते 2a, तो आधा कितना हो गया a, अभी भी 2a है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिंदु यहाँ पे मान लीजिए आप x बना लीजिए, चलो क्या बना सकते हैं, x बना सकते हैं, x बना लीजिए। हमें बिंदु x पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब x पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या देखते हैं भैया, चलो एक बात और आप यहाँ पे नोट कर लो। यहाँ पे एंगल कोण बनना है थीटा, तो ज्योमेट्री कहती है यहाँ भी बनना होगा थीटा। ये जो बिंदु x है, यदि इस बिंदु x को मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिलाता हूँ। लो जी, मिला दिया, तो यहाँ पे कोण कितने का बना, 90 का। और यही परिभाषा होती है निरक्षीय की, कि वह बिंदु जो किसी वस्तु पर या किसी भी द्विध्रुव पर 90 अंश का कोण बना दिया। यानी कि अक्षीय का अर्थ हो गया कि उसी की अक्ष में, निरक्षीय का अर्थ हो गया मध्य बिंदु से लंबवत रहे। तो क्या ये द्विध्रुव मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है x, ये मध्य बिंदु से 90 अंश का कोण बना रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बना रहा है। अर्थात यह निरक्षीय स्थिति का हो गया, जो कि हमें करना भी था। क्या हम आगे की कार्रवाई करेंगे, हमें बिंदु x पर क्या चाहिए, तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र चाहिए सर। उसके लिए आप हाथ पैर फेंक रहे हैं। तो मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो आवेश तो 2 रखे हैं, 2 तरह का विद्युत क्षेत्र होगा। बोलो, ये इसका मध्य बिंदु O मान के और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना मान लो, R मान लो। ये मानने वाली बात है। 2 आवेश हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी 2 तरह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा, अब देखो डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे माइनस, अच्छा विद्युत क्षेत्र किस पे निकलता है, जरा अपने दिमाग में सोचो, विद्युत क्षेत्र किस पे चेक करते हैं, प्लस के वन कूलम पे, प्लस के वन कूलम पे विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है। यदि प्लस के वन कूलम पे निकाला जाता है, तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्लस का वन कूलम है, इसको ये माइनस का क्यू क्या कहेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरे पास आ जा। क्या ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, हाँ जी अपनी तरफ खींचेगा इस रास्ते से, मानते हो, क्योंकि ये ऋण है, ये धन है। विद्युत क्षेत्र हमेशा प्यारे बच्चों प्लस के वन कूलम पे निकालते हैं, इसमें कोई बहुत चक्के होने वाली बात नहीं है। और यदि मैं बात करूं प्लस क्यू क्या कहेगा, तो उसी दौरान आपको याद आना चाहिए
प्लस क्यों कहेगा? अरे मेरे भाई आप कैसे हो? इसने कहा मैं प्लस हूँ, तो ये कहेगा एक काम करो यहाँ से निकलो, आप निकलो इस तरफ। तो ये कहेगा चलो जी मैं भी निकल जाता हूँ, क्या तकलीफ है। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ आया, दूसरा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आया। मानते हो इस बात को? E1 इस तरफ है, E2 बाहर की तरफ है। क्या विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है? तो आप कहेंगे हाँ। क्या ये दोनों कोण बना रहे हैं? हाँ जी बना रहे हैं। क्या ये इनको हमें वियोजकों में या इनके घटकों में तोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे हाँ। बात नहीं बनेगी इसके अलावा। अभी मैंने बताया कि 10 न्यूटन आपका भाई लगा रहा था, इधर से आप 10 का लगा रहे थे, तो गाड़ी सीधी निकल रही थी। ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। देखो प्यारे बच्चों, घटकों में तोड़ने का समय आ गया है। घटकों में तोड़ेंगे किस तरह से? पहला इसको तोड़ लेते हैं, E1 को मैं क्या कर लेता हूं, ये हरे रंग से तोड़ देता हूं। E1 का एक घटक हो गया भैया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हो गया, ये लो भैया। नीचे की तरफ हो गया, कोई तकलीफ हुई किसी को? नीचे की तरफ हो गया। एक घटक इसका चलेगा इस दिशा में। कोई किसी को तकलीफ होगी क्या इतनी सी बात समझने में? एक घटक इस दिशा में, एक घटक इस दिशा में। अब E2 की बारी। E2 का एक घटक तो यही रहेगा और एक घटक कहां पहुंच जाएगा जरा बताओ? ऊपर की दिशा में, इस तरह से। ऊपर की दिशा में चलने लग जाएगा। किस तरह से चलेगा जरा देखेंगे। देखो भैया ऊपर की दिशा, ये लो जी चल गया ऊपर। क्या कोई परेशानी वाली बात है? अभी समझ में आने लग जाएगा। अब यदि यहां कोण थीटा बनना है तो ज्योमेट्री कहती है भैया यहां भी थीटा बनेगा और यहां भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। तो E1 का ये पार्ट, ये जो सदिश बनाया है, ये E1 का यहाँ पे कॉस बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका जवाब होना चाहिए होना हाँ जी। E1 का कॉस थीटा इस तरफ है और इस तरफ E1 का क्या होगा फिर? E1 का साइन थीटा। E1 का साइन थीटा हो गया जी। सिमिलरली E2 का, क्योंकि यहाँ एंगल टच हो रहा है कि नहीं हो रहा E2 का, तो यहाँ E2 का कॉस थीटा हो गया और जहां एंगल नहीं टच होगा मैंने बताया वहां पे क्या बन जाएगा? E2 का साइन थीटा। देखो सिमिलरिटी देखो प्यारे बच्चों, E1 का साइन थीटा कहाँ है? नीचे। E2 का साइन थीटा कहाँ है? आप कहेंगे ऊपर। क्या ये काट के मरेंगे कि नहीं मरेंगे? क्योंकि थीटा तो इक्वल है। E1 का कॉस थीटा कहाँ है? इधर। E1 का कॉस थीटा कहाँ है? इधर। तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कोसाइन थीटा की तरफ होने वाला है। क्या मैं चित्र को पूरी तरह से आपको समझा पाया? यानी कि E1 का साइन और E2 का साइन कट के मरेंगे और E1 का कॉस और E2 का कॉस आपस में जुड़ेंगे और उन्हीं की वजह से विद्युत क्षेत्र निकलेगा। आपको देखो विजुअलाइजेशन कराता हूं इस बात का। यहां पर देखो प्यारे बच्चों आवेश रखा था प्लस का 1 कूलम, मानते हो? इसने कहा इधर चला जा, इधर। इसने कहा इधर आ जा, मेरी तरफ आ जा। ये देखो, ये एरो को ध्यान से देखते रहेंगे। तो आवेश ने क्या काम किया? ना तो इधर गया और ना ही इधर गया, वो बीच से निकल गया। कैसे निकला आपको पता चल गया? दोनों के साइन कट के मर गए और कोसाइन आपस में जुड़ गए और बस इस डेरिवेशन में अब कुछ नहीं बचा है। थ्योरी देखेंगे एक बार में खत्म करूंगा और डेरिवेशन में अब कुछ नहीं बचा है भैया। नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आप कहेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा
और उसके बाद में आपको केवल छोटी छोटी मैथ्स की बातें लिखते चले जाना, सॉल्व हो जाएगा। क्या ये मुश्किल था? क्या हमें अब इसकी थ्योरी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? तो अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्या है थ्योरी? माना, जो दिख रहा है वही लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 2a, वह इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी लिख लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण P है। कोई तकलीफ इस बात में? जो बनना है वही बना दिया है, वही लिख दिया है। इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु सबको चमक रहा है भैया, दिख रहा होगा। मध्य बिंदु O से बिंदु X जो कि निरस्त, इसमें ब्रैकेट में ये बात लिख देंगे, जो कि निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में है की दूरी R है। बहुत किताबों में ये बात नहीं लिख के देती, लेकिन मैं लिखता हूँ ताकि आपको भी याद रहे, और जहाँ आप पेपर दें, आपके जो एग्जाम कॉपी को चेक करें, उन पे एक अच्छा गहरा प्रभाव पड़े कि बच्चे को पता चल रहा है। -q से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 है, जिसकी दिशा X से A की तरफ है। X से की तरफ है। आगे +q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना, किस तरफ है प्यारे बच्चों? E2 है। बिल्कुल सही बात। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र E2 है, जिसकी दिशा B से X की तरफ है। B से BX की तरफ लिख लो। ये बातें हो गई प्यारे बच्चों मानने वाली। क्या हो गई? मानने वाली, जो हमने द्विध्रुव में ये इस चित्र में बना रखा है, वही बातें मैंने थ्योरी में लिख दी। अब आपको क्या बातें लिखनी है? E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर एवं विपरीत है, एवं विपरीत है। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? निरस्त कर देंगे। वह E1 का, तो दोनों के साइन एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे, यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र निकालेगा कौन? तो आप कहेंगे E1 का भी cos थीटा और भैया E2 का भी cos थीटा, ये दोनों आगे से कहेंगे किस दिशा में चल, जो मैंने आपको दिशा दिखाई थी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या E1 और E2 का मान सेम होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर कैसे होगा? अरे भैया E1 की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
चार्ज अपॉन में दूरी का वर्ग। अब आप कहेंगे जी दूरी बताओ, दूरी कितनी है? तो दूरी भैया त्रिभुज में जाएंगे। किस में जाएंगे? त्रिभुज में। और त्रिभुज में जाके अब आप एक बात बताइए, आपको ये दूरी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यहाँ पर ये जो दूरी है देखो, ये माइनस क्यू से और यहाँ x तक की दूरी चाहिए। यदि ये x है, ये a है, तो भैया ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण कितना होगा? पाइथागोरस की थ्योरम से कर्ण हो जाएगा a का वर्ग प्लस r के वर्ग का रूट। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो चलिए हम इसको आगे लिख सकते हैं इस तरह से। क्या होगा? r के वर्ग का और a के वर्ग का रूट होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है उसमें तो दूरी का वर्ग करना पड़ता है। हमारे अकॉर्डिंग रूट आ रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग से स्क्वायर रूट मर गया। बोलो कोई तकलीफ हुई? ठीक है, अब निकालेंगे E2। तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो वही है Q। अब प्लस वाला Q कितना दूर है देखेंगे फिर से चित्र में एक बार। प्लस वाला कितना दूर है देखो जरा। तो आप पाएंगे ये A है, ये R है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस से? R का वर्ग प्लस A के वर्ग का रूट, यानी कि वर्गमूल। यानी कि ये तो दूरी यहाँ से यहाँ चले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ चले जाओ, दूरी कितनी आ रही है? A के वर्ग, A का वर्ग प्लस R के वर्ग का रूट। तो यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ें लिखने वाला हूँ, R का वर्ग प्लस A का वर्ग का रूट। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि दूरी का वर्ग करना पड़ेगा। बच्चों एक बात बताओ, ये R था, ये A था, ये कितना होगा? पाइथागोरस नहीं लगा पाओगे क्या? रूट में R का वर्ग प्लस A का वर्ग, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख ली। क्योंकि दूरी का वर्ग करना पड़ता है तो रूट हट गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि E1 का और E2 का मान तो सेम आ रहा है, मैं इसको E मान लूँगा तो कोई तकलीफ होगी क्या? या फिर आप नहीं मानते तो इनका दोनों का वैल्यू रख लो, कोई बात नहीं, कुछ मत मानो, हटाओ इसको। E1 का मान यहाँ रखे, E2 का मान यहाँ रखे और ऐसा का तैसा उतारे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R का वर्ग और A के वर्ग, और यहाँ पे cos थीटा रहेगा। इसमें क्या जोड़ना बाकी रह गया भैया? E2 का मान। E2 का मान देखो यहाँ दिख रहा है सबको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा भी उतार देंगे। ये सिमिलर टर्म हो गए, तो यानी कि ये दो बार जुड़ रहे हैं तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ। कोई तकलीफ होगी क्या किसी को? नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें तकलीफ होती है तो बेटा 5वीं क्लास में दाखिल लो, फिर आप 12th क्लास के लिए बने ही नहीं हैं। ये cos थीटा। अब मेरा सूत्र बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस कैसे भी ये cos थीटा एलिमिनेट हो जाए तो काम बन जाएगा। आप त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज AXO में, त्रिभुज में जाएंगे भैया, cos थीटा का मान निकालेंगे। देखो एक बार त्रिभुज देख लो ध्यान से, त्रिभुज देखेंगे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे त्रिभुज में ये है, ये R है, ये रूट में जो निकल के आया वही है, कितना? R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का रूट। अगर यहाँ थीटा अगर बनना हो एंगल तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? A, ये रहा आधार। कर्ण कितना है? R का स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर का रूट। चलिए तो भैया cos थीटा को एलिमिनेट मार देते हैं। यहीं देख लो आप इस बात को। तो अगर यहाँ थीटा होगा तो cos थीटा कैसे निकलेगा? आधार A, कर्ण कितना है? रूट में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। हटाओ तो भैया इसको यहाँ से। इसको कैसे हटा सकते हैं? इक्वल्स टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू के पास ले जाता हूँ 2 को, 2q अपॉन में r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ से मैं पाऊँगा कि कॉस थीटा का मान ये रहा, रख दूंगा तो a अपॉन में r का स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर की पावर रूट है। अरे रूट को गधो क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर आधा, पावर आधा हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपने इसका रूट ले लिया। क्या इसी बात को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? चलो न्यू सीट लेते हैं, नहीं अभी नहीं लेंगे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ई का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q चल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, आधी, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि r का वर्ग प्लस a के वर्ग की घात कितनी हो जाएगी, 1 और आधा कितना होता है भैया, 1.5 होता है। 1.5 को कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। कोई तकलीफ? तो आप कहेंगे जी इसमें क्या तकलीफ होगी बताओ, a रह गया ना, हाँ 1 और लिख लो। अब मैं आपसे फिर से पुनः वही बात पूछूंगा, क्या a का वर्ग बहुत छोटा नहीं होगा r के वर्ग से? जैसे हमने अक्षय स्थिति में व्यंजक निकाला था, वहाँ भी यही बात लिखी थी, पुनः उस बात का यूज करेंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे। तो ई का मान कितना होगा, आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa को एक काम करते हैं, q इंटू में 2a कर लेते हैं, अपॉन में ए तो छोड़ दिया, 0 कर लिया उसको, इसको क्या बता देंगे हमने, 0 मान लिया है। तो r का वर्ग है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पावर से 2 कटेगी, यानी कि फाइनली पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ये देखो प्यारे बच्चों, p का मान कितना होता है याद करेंगे सब, तो q इंटू में 2a होता है, ऊपर p फिट करेंगे कि नहीं करेंगे सभी के सभी। p क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया है, 2a इंटू में q को क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, बटे में r की घात 3, और यही हमारा अंतिम सूत्र हो गया। क्या आप समझ पाए इस बात को, इस डेरिवेशन को? आप यदि अच्छे से समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट से ऐसे ही आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें सारे सब्जेक्ट, और अपनी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाते ज़रूर चलें बेटा, क्योंकि जब पेपर आएगा तो ना तो आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस लगेंगी, ना आपको स्क्रीनशॉट्स लगेंगे। जितना खूबसूरत, जितना अच्छा हो सके नोट्स बनाएं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।